साल 2005 एक गैंगस्टर की हत्या कर दी जाती है। 13 साल की लड़ाई, 3 एजेंसियों की जांच। एक एनकाउंटर हुआ था, उसमें मैं राज्य का गृह मंत्री था, मुझ पर केस कर दिया और सीबीआई ने मेरी अरेस्ट की। पहले इसे एक रूटीन पुलिस ऑपरेशन बताया जाता है, लेकिन धीरे धीरे इस इनकाउंटर पर उठने वाले सवाल देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को एक्टिव कर देती है। 5 साल बाद 25 जुलाई 2010 गुजरात के होम मिनिस्टर सीबीआई के रडार पर आ जाते हैं और कुछ ही घंटों में उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री अमित शाह पर सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति एनकाउंटर केस में आरोप है। मामला इतना संगीन था कि अमित शाह को न सिर्फ अरेस्ट किया गया बल्कि उन्हें गुजरात से बैन तक कर दिया गया था। सीबीआई कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर बार सबूत पेश किया गया और हर बार सिस्टम ने एक ही फैसला सुनाया। तो क्या अमित शाह सच में एक प्योर पॉलिटिकल टारगेट थे या फिर वो इस देश के सबसे बड़े मास्टरमाइंड हैं जिनके खिलाफ कभी कोई सबूत तक नहीं पाया गया? चलिए आज बात करते हैं अमित शाह की पूरी पॉलिटिकल करियर की सच्चाई के बारे में। 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई के एक संपन्न गुजराती परिवार में जन्मे अमित शाह का राजनीतिक सफर किसी पॉलिटिकल डायनेस्टी से शुरू नहीं हुआ। उनका बेस बना आरएसएस की शाखाओं में। 1980s के दशक में वो एबीवीपी से जुड़े। यही वो दौर था जब 1982 में उनकी मुलाकात युवा नरेंद्र मोदी से हुई। उस दौर में शुरू ये दोस्ती भारत के इतिहास की सबसे शक्तिशाली पॉलिटिकल जोड़ी बनने वाली थी। मोदी और अमित शाह की पहली मुलाकात अहमदाबाद के आरएसएस सर्कल में हुई थी। फिर 1986 में अमित शाह ने ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन की। 1997 में अमित शाह ने गुजरात के सरखेज कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना पहला बाई इलेक्शन लड़ा और वहां वो जीत गए। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब 2002 में नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने तब अमित शाह उनके सबसे भरोसेमंद साथी बनकर उभरे। गुजरात सरकार में उनका इतना डोमिनेंस था कि उन्हें सुपर मिनिस्टर कहा जाने लगा, क्योंकि 2002 से 2012 के बीच मोदी कैबिनेट में उनके पास एक साथ 12 पोर्टफोलियोज थे। लेकिन पॉलिटिक्स का सफर कभी सीधा नहीं होता। अमित शाह के करियर में सबसे बड़ा भूचाल 2010 में आया जब उन्हें एक हाई प्रोफाइल इनकाउंटर केस में अरेस्ट किया गया। तो क्या अमित शाह के ऊपर लगाए गए आरोप सच था या झूठ? चलिए शुरू से समझते हैं। देखिए, तारीख थी 22 नवंबर 2005। हैदराबाद से संगली जा रही एक लग्जरी स्लीपर बस महाराष्ट्र के बॉर्डर क्रॉस कर रही थी। रात के करीब 1:30 बज चुके थे। सभी मुसाफिर सो रहे थे। तभी अचानक बस के ब्रेक लगे। सड़क के उस पार पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी। कुछ लोग प्लेन क्लोथ्स में बस के अंदर घुसते हैं। वो सीधे एक सीट के पास जाते हैं। मुसाफिरों को लगता है कि शायद ये रूटीन चेक इन है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले 4 दिन में जो होने वाला है वो भारत की पॉलिटिक्स और पुलिस सिस्टम को हिला कर रख देगा। जिस आदमी को बस से उतारा गया था उसका नाम था सोहराबुद्दीन शेख। सोहराबुद्दीन कोई आम आदमी नहीं था। गुजरात और राजस्थान पुलिस के मुताबिक वो लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तानी की आईएसआई से जुड़ा हुआ एक टेररिस्ट था, जिसका अगला टारगेट गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी की हत्या करना था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आई जब सीबीआई ने आरोप लगाया कि ये कोई देशभक्ति का मिशन नहीं बल्कि राजस्थान के मार्बल माफिया से मिला एक पेड कॉन्ट्रैक्ट था। और सबसे बड़ा राज, उस रात बस से उतारी गई उसकी पत्नी और तुलसीराम प्रजापति दोनों को भी अगले कुछ महीनों में खामोश कर दिया गया। इस केस ने तब तबाही मचाई जब सीबीआई ने गुजरात के तत्कालीन होम मिनिस्टर अमित शाह और कई बड़े आईपीएस ऑफिसर को अरेस्ट किया। यहाँ लगा कि सिस्टम फंस गया है, लेकिन कानून सिर्फ सबूतों पर चलता है। दिसंबर 2014 सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने अमित शाह को केस चलने से पहले ही डिस्चार्ज कर दिया। मेरे खिलाफ जो चार्जेस लगाए थे सीबीआई ने, मैंने पहले दिन से कहा था झूठे हैं, न्याय की अदालत में टिक नहीं सकते। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है और चार्जेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी, पर 2 साल तक अमित शाह को गुजरात में एंटर करने पर बैन लगाया गया और फिर 2018 में बाकी बचे सभी 22 पुलिस ऑफिसर को भी कोर्ट ने बारी कर दिया। कानून की नजर में ये केस हमेशा के लिए बंद हो चुका है। लेकिन आज भी उस आधी रात को हाईवे पर क्या हुआ था, ये सवाल इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा राज में से एक है। इसके अलावा 2014 में अमित शाह के ऊपर एक और एलिगेशन लगे थे। 2014 के लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले 2 इन्वेस्टिगेटिव पोर्टल्स ने कुछ रेडियो टेप रिलीज किए जिसे स्नूप गेट कहा गया। आरोप लगाया गया कि 2009 में गुजरात के होम मिनिस्टर रहते हुए अमित शाह ने स्टेट इंटेलिजेंस और पुलिस मशीनरी का गलत इस्तेमाल करके एक महिला आर्किटेक्ट की इलीगल तरीके से जासूसी करवाई थी। एक लड़की अपने से आधी उम्र की लड़की के पीछे पड़ता है,
267 फोन कॉल का रिकॉर्ड है। Machinery to spy on a young woman, but even UPA allies, and here's the clincher, they're उस टेप में एक साहेब का भी जिक्र हुआ जिसके बारे में ओपोजिशन ने आरोप लगाया कि वो नरेंद्र मोदी थे। उस महिला के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने खुद परिवार के सुरक्षा के लिए मोदी सरकार से बेटी पर नजर रखने की रिक्वेस्ट की थी। इसके बाद महिला ने खुद जांच पर रोक लगाने की मांग की और कोई कानूनी मामला आगे भी नहीं बढ़ा। नवंबर 2016 में जब देश में नोटबंदी हुई तब ओपोजिशन ने अमित शाह पर एक और नया आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि नोटबंदी के शुरुआती 5 दिन के भीतर अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में करीब 745 करोड़ के पुराने नोट जमा किए गए थे। इस बैंक के डायरेक्टर में अमित शाह भी शामिल थे। ओपोजिशन का आरोप था कि उनके इन्फ्लुएंस के वजह से ब्लैक मनी को व्हाइट किया गया। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने इसकी जाँच की और साफ साफ पता किया कि बैंक के पास 16 लाख से ज्यादा अकाउंट्स थे। अब आते हैं अमित शाह ने बीजेपी के लिए आखिर कैसे काम किया है और क्या क्या काम किया है। अमित शाह जब 2014 में बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट बने तो उनका सबसे बड़ा मकसद था पार्टी का एक्सपेंशन। उन्होंने मिस कॉल कैंपेन शुरू किया जिसकी वजह से बीजेपी के सदस्यों की संख्या में ऐतिहासिक उछाल आया। 2014 और 15 के बीच बीजेपी के सदस्यों की संख्या 3.5 करोड़ से बढ़कर 10.5 करोड़ हो गया। इस मेगा मेंबरशिप ड्राइव के बाद बीजेपी ने चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने का रुतबा हासिल किया। अमित शाह की सबसे बड़ी परीक्षा 2014 के लोकसभा चुनाव में हुई जब उन्हें यूपी का इंचार्ज बनाया गया। यूपी को जीतने का मतलब था दिल्ली की गद्दी को कब्जा करना। उनकी स्ट्रेटेजी के वजह से बीजेपी अलायंस ने यूपी की 80 सीट्स में से 73 सीट जीते जिसने नरेंद्र मोदी को पूरे बहुमत की सरकार दी। 2017 असेंबली इलेक्शन में उन्होंने नॉन यादव ओबीसी और नॉन यादव दलित का एक नया सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला बनाया। इसका नतीजा बीजेपी ने यूपी में 312 सीट जीतकर 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक जमाना था जब नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का नामो निशान नहीं था। अमित शाह ने हेमंता बिश्व शर्मा के साथ मिलकर एनडीए बनाया और कांग्रेस के इस गढ़ को धराशाही कर दिया। आज आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में बीजेपी या उनकी समर्थित सरकार बनी है। त्रिपुरा में जहां 25 साल से लेफ्ट की मजबूत सरकार थी वहां 2018 में बीजेपी ने एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ सरकार बनाई। 2019 के चुनाव से पहले ओपोजिशन एकजुट हो रहा था लेकिन अमित शाह ने बूथ लेवल मैनेजमेंट को इतना मजबूत किया कि सारी विपक्षी राजनीति ढेर हो गई। बीजेपी ने अपने इतिहास में पहली बार 303 सीट्स अकेले जीते। वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों में जहां बीजेपी बहुत कमजोर थी वहां अमित शाह की राजनीति की बदौलत बीजेपी ने 18 लोकसभा सीट जीतकर सबको चौंका दिया। अमित शाह ने सिर्फ चुनाव नहीं जिताए बल्कि बीजेपी के उन वादों को पूरा किया जो पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में दशकों से किए थे। होम मिनिस्टर बनते ही उन्होंने बड़े फैसले लिए जैसे कि आर्टिकल 370। 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर उसे भारत का पूर्ण हिस्सा बनाया। पड़ोसी देशों के पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का कानून पास करवाया। इसके अलावा अयोध्या में राम मंदिर बनाने में भी उनका सबसे बड़ा हाथ है। अमित शाह ने बीजेपी के लिए तो अच्छा काम किया है